नमस्कार। आज क्लास में हम बात करने वाले हैं अभी हालिया सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट लाई गई है जिसमें कहा गया है कि विभिन्न वर्ग जो आरक्षित श्रेणी के वर्ग हैं उनके साथ एक इंटरव्यू में जातीय भेदभाव होता है। तो आज क्लास के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है सच, आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है, आखिर संविधान में ऐसा क्या प्रावधान है आरक्षण का, और माननीय उच्चतम न्यायालय का कौन-सा वो ऐतिहासिक फैसला है, जो इस चीज़ को ख़त्म करने की बात करता है और उसके फैसले के आने के बाद हमने अक्सर देखा है कि ओबीसी, एससी, एसटी का जो कट ऑफ है वो जनरल से भी ज़्यादा चला जा रहा है। तो आखिर ये तमाम बातों का ज़िक्र हम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अभी हाल में जो रिपोर्ट आई है सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा जिसमें एक बात कही गई है कि जो आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, उनके साथ एक पूर्वाग्रह की स्थिति बनी रहती है। यानी लिखित परीक्षा वो पास तो कर लेते हैं पर उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उनका रेशियो बहुत ही कम है। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह देखी गई कि बोर्ड के लोगों उसके लिए एक पूर्वाग्रह बनाए रहते हैं। और आपको पता है कि वर्तमान में भारत सरकार में जो 89 सचिव हैं उसमें से केवल एक ही दलित हैं। तो ये बड़े ही सामाजिक न्याय और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस बात को कहता है उसके आधार पे देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है। ये कहीं न कहीं हमारे उस संवैधानिक प्रावधानों को खारिज करती है, सामाजिक न्याय की अवधारणा को ये खारिज करती है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि उच्चतम न्यायालय इस बात को लेकर क्या निर्णय देती है। उच्चतम न्यायालय ने 17 सितंबर 2019 को एक निर्णय दिया था इन्हीं समस्याओं को लेकर कि जिस प्रकार सरकारी नौकरी में चाहे एससी, एसटी और ओबीसी हो, उनके कैंडिडेट के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो उस फैसले को भी हम देखेंगे और इस फैसले के माध्यम से जो समस्या आ रही है, उस समस्या को रोका जा सकता है। तो आज की इस क्लास का जो मेरा उद्देश्य है, इस फैसले के माध्यम समझाने के लिए कि आखिर आज जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनके साथ किस हद तक ये समस्या आ रही है और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, जो निर्णय दिया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके आधार पे। तो उसके जो एक संरचनात्मक तरीका है कह सकते हैं जो अभ्यर्थियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है आरक्षित वर्ग के, उसको हमें सबसे पहले समझना होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि भारत का जो संविधान है, वो आरक्षण को लेकर क्या प्रावधान करता है। तो आप सभी को पता है, आप सभी ने पढ़ा होगा संविधान यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, कि भारत का संविधान उसके अनुच्छेद 16(4) में जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में एक आरक्षण का प्रावधान दिया गया और ये भी बड़े ही लंबे संघर्ष के बाद इन्हें प्राप्त हुआ है। इस अनुच्छेद में उल्लेखित पिछड़े वर्ग का क्या मतलब है, इसको लेकर संविधान सभा में एक बड़ी लंबी जिरह चली थी। इस जिरह को सुलझाने के लिए संविधान में 3 और नए अनुच्छेद 340, 341 और 342 जोड़े गए। और चूंकि आजादी के पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 2 सामाजिक समूहों, पहला अस्पृश्य जाति और जनजातियों को पिछड़ा मानते हुए उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तौर पर सूचीबद्ध कर दिया गया था। इसलिए इनको अनुच्छेद 341 और 342 में जगह दे दी गई। लेकिन भारत में जो पिछड़ा वर्ग है, केवल इन्हीं दोनों सूचियों में शामिल जाति या सामाजिक समूह नहीं थे, इनके अलावा भी कई ऐसे समूह थे जो बहुत ही पिछड़े थे। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 340 जोड़ा, जिसके तहत सरकार को जिम्मेदारी दी गई कि वह एक कमीशन बनाकर सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे जो पिछड़े हैं उनकी पहचान करे और उन्हें एक नाम दे अन्य पिछड़े वर्ग अर्थात ओबीसी। इसके तहत ही काका कालेकर कमीशन और मंडल कमीशन का आपने नाम सुना होगा और यही मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन था जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, जिसके तहत आपको मिलता है। लेकिन आपको यहाँ भी बता दूं कि 27% आरक्षण अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से मिलता है, जबकि जनसंख्या के हिसाब देखा जाए तो ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं इस बात को कि हमारा जो भारत का संविधान है वो भले ही एससी, एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए एक आरक्षण का प्रावधान करता है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जो आरक्षित अभ्यर्थियों से इंटरव्यू में होने वाला भेदभाव है, उसको हमें समझ में आसान होगा इस बात को समझने से। लेकिन ये कभी ठीक से लागू नहीं हो पाया, अर्थात एक जो लंबे संघर्ष के बाद जो इन्हें आरक्षण मिला था, वो जो कुछ पदों और संस्थाओं पे जो बात लागू हुई, तो इसे लागू करने वाले ने कोशिश की कि इन लोगों को हम
ऐसा या तो साक्षात्कार में कम नंबर दें या अन्य तरीके से हम इनको बाहर कर दें, या फिर उनकी नियुक्ति कैटेगरी के लिए आरक्षित सीटों पर, अर्थात जितना निर्धारित सीट है इनके लिए उतना ही पर हो, उससे बाहर ना हो। इसीलिए आपको पता है अभी भारत सरकार के द्वारा अ, लोगों की मांग है कि जाति जनगणना कीजिए, अर्थात देश में पता चल सके कि कौन जाति कितना है, किसकी जनसंख्या ज़्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओबीसी या अन्य जाति हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा है और उन्हें आरक्षण का लाभ कम दिया जा रहा है, और जिसके आरक्षण जिनकी जनसंख्या सबसे कम है उस आरक्षण का ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। बहुत ऐसे प्रावधान है। आपको पता है कि 1931 में सबसे पहले और आखिरी जाति जनगणना की गई। हमें पता चलना चाहिए देश को कि आखिर ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, जनरल की जनसंख्या कितनी है, तभी तो पता चल पाएगा वास्तविक स्थिति। और हम जो सुधार की बात कर रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तब ये बात क्लियर हो पाएगा और कितने लोगों को इसका लाभ मिला और क्या कह सकते हैं इसके आधार पर एक बदलाव हुआ स्ट्रक्चरल तौर पे, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर हमें देखना होगा। अब इंदिरा साहनी बनाम संघ के मामले में हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की याद आना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी से ज्यादा नंबर पाता है तो उसे अनारक्षित सीट पर नौकरी दी जानी चाहिए, बशर्ते कि वह किसी भी प्रकार का कोई लाभ न लिया हो जो उसकी श्रेणी का लाभ है, जैसे कि ओबीसी जो है वो उम्र सीमा में छूट न लिया हो और भी जो उनके छूट दी जाती उसको न लिया हो। अर्थात हम एक सैद्धांतिक तौर पर इस बात को कह सकते हैं कि यह सही है कि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित सीट पर नियुक्त हो सकता है, लेकिन नौकरी और प्रवेश देने वाली संस्थाओं ने इंटरव्यू में कम नंबर देकर उस संभावना को पूरी तरीके से नगण्य कर दिया। आप अक्सर न्यूज में देखते होंगे कि जो आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी है वो जनरल से ज़्यादा नंबर ला रहा है और उसने कोई छूट नहीं लिया, फिर भी उसे उसके कैटेगरी में ही रखा गया। तो आइए समझते हैं इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं वो पहचान कैसे जाते हैं कि जो अमुक कैंडिडेट है वो किस जाति का है। तो इसके पीछे हमारे देश का जो एक सोशल स्ट्रक्चर है, हमारे जो एक मनोविश्लेषण है उसको समझते हैं। आप सभी को पता है इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है कि हम किसी व्यक्ति को उसके रंग, रूप, आत्मविश्वास, उसकी उपनाम, उसकी जातिगत, पिता का सरनेम आदि आधार पे हम उसका जो जातिगत भेद है उसका अंदाजा लगाते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रचलन है, आप सभी इस बात से वाकिफ हैं, या हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हों जिन्होंने इस चीज़ को फेस किया हो, या हो सकता है आगे आप इस चीज़ को फेस करें, पर उम्मीद है कि आपको ऐसा। अगर उससे उसकी कैटेगरी नहीं पता चलती है तो उम्मीदवार को अप्रत्यक्ष रूप से जाति बताने कार्य इंटरव्यू लेने वाले संस्थान या वो खुद करता है। आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग साक्षात्कार का आयोजन करना एक तरीके से उस कैटेगरी का खुलासा ही कर देना है। तो यहाँ से एक शुरुआत हो जाती है। जिस प्रकार अनारक्षित वर्ग और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू अलग अलग लेने की व्यवस्था विश्वविद्यालय से लेकर विभिन्न प्रकार के जो आयोग है वहां पर है, और ऐसे सूचना के अधिकार के तहत कई बार ऐसा पता चलता है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में काफी कम नंबर दिए गए, जबकि लिखित परीक्षा में उनके बहुत ही बेहतर अंक थे। और ऐसा नहीं है कि ये केवल यहीं पे है, कई ऐसे प्रगतिशील संस्थान भी हैं जहाँ पर हम ऐसी स्थिति देखते हैं जहाँ पे वाइवा में शून्य नंबर देना या फिर 1 या 2 नंबर देकर उसे वहाँ से किसी प्रकार हटा देना। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल परीक्षा में भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में काफी कम नंबर दिए जाने का एक प्रचलन दिखाई दे देता है। विदित हो कि संघ लोक सेवा आयोग भी अनारक्षित वर्ग और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू अलग अलग कराता है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था उसे हम समझते हैं, जो इस बात को असंवैधानिक कहती है कि अलग अलग जो कैटेगरी है उनका अलग अलग इंटरव्यू कराना। सुप्रीम कोर्ट इस बात को एक गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देती है, और ऐसा निर्णय 17 सितंबर 2019 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के एक मामले में सुनाया गया, जिसमें जस्टिस थे एल नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने निर्णय दिया था। इसके साथ ही अपने इस निर्णय में उन्होंने इंदिरा साहनी के निर्णय में जो दी गई व्यवस्था थी उसका जिक्र किया और कहा कि प्रत्येक प्रतिभागी सामान्य वर्ग अर्थात अनारक्षित श्रेणी का कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी है वो, और किसी का भी सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो सकता है। इसीलिए कैटेगरी के आधार पर अलग अलग इंटरव्यू नहीं हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि या तो इंटरव्यू रोल नंबर के अनुसार करना होगा
या फिर इंटरव्यू देने जाने वाले जो क्रमांक है वो लकी ड्रा के द्वारा निर्धारित करें, या फिर नाम के अक्षर के अनुसार हम लिस्ट बना सकते हैं अल्फाबेटिकल, जैसा यूपीएससी में होता है अल्फाबेटिकल। यानी कि हर कैटेगरी का एक साथ इंटरव्यू कराने से जाति के आधार पे कम नंबर देने की जो प्रवृत्ति है वो काफी हद तक रोक लगेगी, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था जिसमें मतलब सभी को एक साथ इंटरव्यू लिया जाए। लेकिन इससे पूरी तरीके से भेदभाव समाप्त हो जाए ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति जाति का पूर्वनाम वो पूर्व ही क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित है, रंग रूप सरनेम आदि से होने वाली संभावना बनी रहती है। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं रहेगा। जिस प्रकार साक्षात्कार में भेदभाव कम होने से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के अनारक्षित सीटों पर चयन की संभावना बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, यदि साक्षात्कार में इस प्रकार का भेदभाव कम हो तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की अनारक्षित सीटों पर चयन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो सबसे ध्यान देने वाली बात यही है कि सिर्फ अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाने मात्र से आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को अनारक्षित सीट पर नियुक्ति नहीं मिल जाती है। जरूरी यह है कि उस उम्मीदवार ने जिस किसी प्रकार की कोई छूट, जैसे कि न्यूनतम योग्यता, उम्र सीमा, अटेम्प्ट, जो आपको पता है कि एससी एसटी और ओबीसी को छूट मिलती है न्यूनतम योग्यता की, उम्र सीमा की, अटेम्प्ट की, उन्होंने ये नहीं लिया हो, तब वो जनरल कैटेगरी के अनुसार वहां पर सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का लाभ लिया है तो वो अनारक्षित श्रेणी में नहीं आ सकते, वो अपनी श्रेणी में बने रहेंगे। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में स्थापित किया है। शायद सुप्रीम कोर्ट किसी निर्णय से जो निकली व्यवस्था थी, जिसके आधार पर हम देखते हैं कि कई ऐसी परीक्षाएं हैं जहां पर एससी और ओबीसी का कट ऑफ सामान्य वर्ग से भी ज्यादा जाने लगा है। कई ऐसे एग्जाम आपने देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसके आधार पर एससी एसटी ओबीसी की उम्र और अटेम्प्ट से मिलने वाले छूट अब इन वर्गों के खिलाफ काम करने लगी है। तो आज की क्लास यही थी। आपको इस क्लास के माध्यम से कोई जानकारी और चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस क्लास के माध्यम से आपकी कई ऐसी सूक्ष्म जानकारियां मिलेंगी जिसको लेकर आपके सामने एक भ्रम की स्थिति थी। तो थैंक यू वेरी मच।